क्या हो गया भाई, सुप्रीम कोर्ट में कुछ हुआ क्या? नहीं सर, वो तो सर बहुत लंबे समय के लिए, करीबन 5-10 साल से पहले कहाँ आना सर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबी लाइन है। तो सर मैंने जो एप्लीकेशन लगाई थी, 2 एप्लीकेशन लगी हुई माइनॉट मेरी, जिसमें एक में तो मैंने एप्लीकेशन जो है उसमें मॉडिफिकेशन पर ऑर्डर जो 30/6 का ऑर्डर था, उसमें जो बातें थी उसके लिए लगाई हुई है। और मेरे जो आप सब जब वो पेंडिंग है तो आप कोर्ट खुद भी एग्री है कि उस पर विचार होना चाहिए, तो साहब मुझे क्यों सजा दी जाए रही है? मैंने मैंने उस पर जजमेंट्स भी लाया हूँ, जो राइट टू लिवलीहुड पर। और मेरे बच्चे इसमें आप देखेंगे साहब, जो मैंने एप्लीकेशन लगाई मॉडिफिकेशन की, इसमें मेरे बच्चे को मेरे को साहब चेंज करना पड़ा स्कूल। अब जहाँ मैं 50,000 फीस भरता था, मुझे अब 12,000 के स्कूल में डालना पड़ रहा है। बच्चों का एजुकेशन सफर कर रहा है, उनकी जिंदगी खराब हो सुप्रीम रही कोर्ट में क्या स्टेटस है उस केस का? है। सर कुछ नहीं, बस तारीख पे तारीख बढ़ती जाती कुछ तो नहीं। व्हाई डोंट यू चैलेंज आवर ऑर्डर इन द सुप्रीम कोर्ट? सर मतलब मैं कैसे सर साहब, मैं इतनी मेरे पास इतने पेपर है सर, मैं बहुत खर्चा आएगा और इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं लाया हूँ ना साहब जजमेंट, जो आप या तो मुझे मेरी बात वापस कंसीडर करते हुए मुझे सुने, या फिर मैंने इंटरिम रिलीफ पर जो मुझे चाहिए उसके लिए लाया हूँ। दोनों बहुत चीज सुन लें। इंटरिम रिलीफ के लिए मैंने जजमेंट्स भी लाया हूँ कि जब कोर्ट को कंफ्यूजन है तो उस दरमियान जो आप साहब ऐसे बेरोजगार तो नहीं, या तो मैं कल से जो ज्वाइन करने को तैयार हूँ, मुझे जब तक के लिए कंपनी के ऑफिस में ड्यूटी लगा दी जाए, तो मैं टेम्पररी कोर्ट जब बोलेगी मैं वापस, वो तो कोर्ट का जो जजमेंट होगा मैं अस्वीकार करूंगा। तो मैंने जजमेंट्स लाया हूँ जिसके आधार पे कि एक बार हमने ऑर्डर पास कर लिया। हाँ नहीं, तो मैं इंटरिम रिलीफ जो मुझे मिलनी चाहिए, आपने जैसे पास नहीं, एंट्री ऑर्डर होता। नहीं, मैंने रिव्यू पिटीशन लगाई थी, तो उसमें आपने बोला था कि साहब ये जो आप इंटरिम रिलीफ के लिए आईए लगाइए तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। तो मैंने आईए लगाई साहब उसके लिए। और अगर कोर्ट को फिर भी कंफ्यूजन है तो मैंने एक आईए लगाई। हमको कोई कंफ्यूजन नहीं है जी हमको कोई कंफ्यूजन नहीं है। वी आर क्लियर दैट वी आर नॉट पासिंग एनी ऑर्डर ऑन मेरिट। नहीं, मैं मेरिट पे नहीं बोल रहा हूँ साहब। मुझे ये इंटरिम रिलीफ जो राइट टू लिवलीहुड उस पे लाया हूँ जजमेंट्स, जो आप देखेंगे माय लॉर्ड। ये मैं फर्स्ट जो जजमेंट है माय लॉर्ड, ओल्गा टेलिस वर्सेस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। पेज नंबर 1 पर ओल्गा टेलिस वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये आर्टिकल 21 में है माय लॉर्ड। इसका पेज नंबर 14 पर दिया हुआ है। पेज नंबर 14 पर पेरा नंबर 32 माय लॉर्ड, मैं बीच से पढ़ना चाह रहा था माय लॉर्ड इसमें से। एन इक्वली इंपॉर्टेंट फेसेट ऑफ द दैट राइट टू लाइफ राइट इज द राइट टू लिवलीहुड, बिकॉज नो पर्सन कैन बी लिव विदाउट मीन्स ऑफ लिविंग, दैट इज द मीन्स ऑफ लिवलीहुड। माय लॉर्ड, इस पूरे पेरा में जो 32 में यही है कि कोई किसी पर्सन को जो है, अगर आप जीवन जीने आप आजीविका से वंचित कर रहे हैं तो उसके जीवन जीने से वंचित आप कर रहे हो, तो मेरी तो पूरी लाइफ ही डिस्ट्रॉय हो रही ना माय लॉर्ड। तो ये आर्टिकल 21 में पूरा इसका दिया हुआ है। एंड सेकंड माय लॉर्ड, मैंने इसमें जो है एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें पेंडिंग कोई केस के दौरान पेज नंबर 28 पर है। हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस पर माय लॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ने जो पेंडिंग केस के दौरान अपलेंट वर्कमैन को 30,000 पर मंथ सैलरी मतलब देने का निर्देश दिया और कंसिडरिंग ओवरऑल सिचुएशन वी आर ऑफ ये पेज नंबर 31 Para 14, considering the overall situation, we are of the opinion that the amount of 8 lakh rupees should be payable to second respondent by way of arrears. She would also continue to get amount of 30,000 per month till the award is finally decided by the tribunal. This shall be adjustable against the amount receivable by her by way of retirement benefit in case of award goes against her. मतलब दोनों सिचुएशन में साहब उसके अगेंस्ट में जाए तो, और दोनों उसको और एक मुश्त राशि भी दी गई, क्योंकि जो है कंपनी का पूरा जो दिख रहा है कि जैसे मेरी कंपनी में साहब सारे मैंने एक एप्लीकेशन लगाई है, वो सारे हमारे को वर्कमैन मानती है, और सिर्फ मेरे केस में मतलब एक मतलब सारे मेडिकल जो सुपरवाइजर है उसमें नहीं है, तो मेरी उसमें भी एक एप्लीकेशन है कि ये जब सबको मान रहा है तो ये लिख के देते हैं कोर्ट में कि हम नहीं मानते, हमने नोवाटिस का जजमेंट आया उसके बाद से सारे अखबारों को हमने डिनाई कर दिया कि आप वर्कमैन की कैटेगरी से आउट हो गए। मेरी सेकंड एप्लीकेशन है, मैं उसको डबल सी में बताऊंगा माय लॉर्ड। लेकिन इसमें जो है अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, तो मैं कल से ड्यूटी ज्वाइन करने को आप मुझे टेम्पररी जॉब दे सकते हैं, जिसपे आप उस पर मेरे जो तनख्वाह देंगे उससे रिकवर कर सकते हैं, कुछ भी आप जैसा चाहे वैसा मैं कर लूंगा। और एक मुश्त राशि भी दी गई माय लॉर्ड उसको पहले, जबकि इस बंदे को माय लॉर्ड शुरू में ही लिखा हुआ है कि 9 लाख कंपेंसेशन दिया गया था, उसके बावजूद उसका केस चल रहा है पेंडिंग केस, मतलब पेंडिंग केस के दौरान की वो और वर्कमैन है या नहीं है ये भी डिसाइड होगा। इन सब बातों के बावजूद उसको ये पैसा दिया जा रहा है,
तो माय लॉर्ड सिचुएशन अब कोर्ट को कंफ्यूजन है, तो माय लॉर्ड और डिवीजन बेंच के जजमेंट इस तरह से आ रहे हैं, तो मैंने जिसमें लिखा हुआ है जिनकी लाइनों को ना तो इन्होंने डिनाई किया है, मतलब मैंने उसमें ही दिया ना, लेबर कोर्ट ने देखा तक नहीं, लेबर कोर्ट ने लिख भी दिया कि आप जब आप वर्कमैन नहीं हो तो हमने देखने की आवश्यकता नहीं, जबकि अपनी डिवीजन बेंच का जजमेंट है 2010 का RRIF जो कि पहले अप्लीकेबल है, उन लाइनों के साथ दिया हुआ है, उसके बावजूद माय लॉर्ड ये नहीं कंसीडर हो रहा। और एक और है जजमेंट माय लॉर्ड मैंने इसमें दिया हुआ है, इसी की बात जस्ट है माय लॉर्ड, पेज नंबर 33 पर है, सुप्रीम कोर्ट का ही है माय लॉर्ड ये भी, हरजिंदर सिंह वर्सेस स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का जजमेंट है माय लॉर्ड, इसमें पेज नंबर 44, ऑब्जर्व दैट सोशल जस्टिस इज द डिवाइड, पेज नंबर 44 2010 का जजमेंट है माय लॉर्ड, 2010 पेज नंबर इसका दिख रहा है पे 44, ऑब्जर्व दैट, इसमें से मैं बीच का पेरा नंबर 20 दिख रहा है, उसका मैं बीच में से पढ़ूंगा माय लॉर्ड, जो कि किसी जजमेंट से लिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। ऑब्जर्व दैट सोशल जस्टिस इज अ डिवाइस टू इंश्योर लाइफ बी मीनिंगफुल एंड लिवेबल विथ ह्यूमन डिग्निटी, the state is obliged to provide the working facilities to each reach minimum standard of health, economic security of civilized living. The principle laid down by this law requires court to ensure that a workman who has not been found guilty cannot be deprived of what he is entitled to get. Obviously, when a workman has been legally deprived of his device, then the misconduct on the part of employer, and employer cannot possibly be permitted to deprive a person of what he is due to him. और माय लॉर्ड इसमें माय लॉर्ड प्रिम्बल से ही लिया गया है, इसमें पेज नंबर 47, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड फ्रेटर्निटी assuring the dignity the individuals and unity and integrity of the nation. मतलब किसी भी पर्सन को प्रिम्बल में लिखा हुआ है कि किसी भी पर्सन को डेप्रिव नहीं किया, डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। अब मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मेरा एफिडेविट लेबर कोर्ट में प्रेजेंट है, यहाँ पे मैं डेली कोर्ट के चक्कर लगा रहा हूँ, कोर्ट की हर तारीख पे प्रेजेंट हो रहा हूँ, डेली बुला रहे हैं तो डेली आ रहा हूँ लेबर कोर्ट में, डेली प्रेजेंट हुआ हूँ, और उसके बावजूद मुझे इतना मतलब तड़पाया जा रहा मानो, तो ये कोर्ट के सामने ही हो रहा मानो। आप ही देखे ना मेरी सिचुएशन में। और What do you have to do? But if your lordship is inclined to entertain his application, then perhaps the proper thing would be for us to reply. Otherwise, his entire argument is based on your lordship's confusion, alleged confusion. So I thought that he needs legal aid. So it's up, we are in your lordship's hands. Till you will pass the order. माय लॉर्ड मुझे मेरे बच्चों के लिए फिक्र है, इसलिए माय लॉर्ड प्लीज कंसीडर कीजिए, क्योंकि बहुत जरूरत है मुझे। ठीक है, दोनों पर। May I just, there is this recent judgment of the DB at Jabalpur. In a, the issue was identical. They did not keep it pending. They dismissed it because they relied on Constitution bench of a judgment in Adyanta's case. So they felt that. Yes, my lord, this is the. Para 8 and para 18. Issue is in para number 8 and conclusion is para number. And same issue was same. Same issue. नॉट सेम माय लॉर्ड, मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए, अगर परमिट करें तो मैं बोलूंगा माय लॉर्ड। He waited for us to point it out. He is lucky that the appeal is still surviving. Otherwise, in the light of this, He is not, perhaps your lordship would be he is not able to appreciate that. No, what is this considering para 6 of the schedule? that's mentioned. So this court has already. We have gone to the root and said, if it is covered by the Constitution bench judgment, then nothing survives. And this respondents or the petitioner, Their association. okay, association. Their association. So if they are member of the said association, then. पैरासिस में कंसीडर किया नोवार्ट इसको। यस माय लॉर्ड, मैं भी इस पर बोलना चाह रहा था। बताइए। माय लॉर्ड, मैं इसमें आप देखेंगे तो माय लॉर्ड इसमें इसी जजमेंट के पैरा नंबर 14 पे लिखा हुआ है, आफ्टर गोइंग थ्रू डेफिनेशन क्लियरली रिफ्लेक्ट दैट पर्सन हु इज एंगेज्ड इन सुपरवाइजिंग ड्राइंग वेजेस एक्सीड 1600 रुपीज पर मेंशन। ये जो आता है माय लॉर्ड, ये सेल्स पर्सन एम्प्लॉय एक देखेंगे तो माय लॉर्ड उसकी जो एक्सक्लूडिंग कैटेगरी है
उसमें उसको लिया गया और इसका आप सिंगल बेंच का जजमेंट को इसमें कंफर्म भी किया गया। तो आप इसमें भी देखेंगे कि मैंने इसका जजमेंट भी मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जो सिंगल बेंच में क्लियर कट मतलब नोवाटिस के जजमेंट के बाद ही पास किया गया, उसके बावजूद इसमें नोवाटिस को भी सुपरवाइजरी कैपेसिटी में दिखाया गया और इसको भी सुपरवाइजरी कैपेसिटी में दिखाया गया। तो सुपरवाइजरी और मैनेजर कैपेसिटी जो है लेते ही नहीं है माइलॉर्ड, ये एक्सक्लूडिंग कैटेगरी है। पर कोर्ट ने ऑलरेडी नोवाटिस को भी इसमें कंसिडर कर लिया। हाँ, नोवाटिस का किया ना, तो इसमें भी किया। मैं वही दिखा रहा हूँ कि ये दोनों जजमेंट जो है इसमें नोवाटिस को उन्होंने क्लियर कट किए सुपरवाइजरी कैपेसिटी के एमआर के लिए है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए है। और हमने तो माइलॉर्ड जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लगाया तो उसके अगेंस्ट में इन्होंने ना तो रिप्लाई फाइल किया, ना ही इनके कंपनी में जो जजमेंट्स आ रहे हैं उसके अगेंस्ट में कोई रिप्लाई। और इन्होंने एचआर अजंता के जजमेंट में सिंगल, मैंने जो प्लीडिंग की थी, तर्क दिए थे, उसके अंदर सिंगल वर्ड्स नहीं बोले हैं। अभी भी कंफ्यूजन हो तो साहब एक आध किसी एचआर अजंता में कहाँ कंफ्यूजन है, एक वर्ड भी बोलेंगे मैं अभी क्लियर कर दूंगा मैं कि कहाँ प्रॉब्लम है उसमें। एक मिनट की फाइल दिखाना। हाँ, और मैंने तो रिट अपील में सारा लिख के दिया कि एचआर अजंता में किस लिए और क्या हुआ। एक मिनट, आपकी कौन सी एप्लीकेशन है? जी मैडम, कौन सी एप्लीकेशन फाइल की है आपने? अपील ये 43। विच एप्लीकेशन यू हैव फाइल्ड? मैंने 2 एप्लीकेशन है मेरी। अभी मैंने एक एप्लीकेशन पे आपसे बात करूं, मैंने दूसरी पे अभी नहीं है। दूसरी कौन सी है आपकी? दूसरी जिसमें माइलॉर्ड है, इसमें मैंने ये एप्लीकेशन फॉर इंटरिम रिलीफ। तो मेरा ये कहना कि जब कोर्ट जो है माइलॉर्ड कंपनी में 14,000 कर्मचारी सभी को वर्कमेंट मानती है, तो कोर्ट कंपनी ये इनके पुराने जजमेंट है सारे जो है, कोई लॉ में चेंज नहीं हुआ, लेकिन नोवाटिस से पहले वाले पुराने पूरे सारे जजमेंटों में ये वर्कमेंट मानते हैं जो सुपरवाइजरी और मैनेजर कैपेसिटी में नहीं है उनको। तो मैंने उसके लिए कंपनी से ही आपसे निवेदन किया माइलॉर्ड कि इसमें इनसे कोई स्टैंडिंग ऑर्डर भी नहीं है 14,000 कर्मचारी होने के बावजूद, क्योंकि ये बार बार किसी को भी कैसे भी टर्मिनेट कर दे, इसके लिए नियम बना के रखा। मेरा खुद का माइलॉर्ड बस टर्मिनेशन भेज दिया, जबकि आप जानते हैं सस्पेंशन होता है, उसको सब्सिडी अलाउंस वहां पे मत जाइए। तो ये May I just point out? Only one application is listed for hearing together. If we file the second application, we don't have a copy. माइलॉर्ड ये एप्लीकेशन उससे पहले फाइल की गई थी और उसकी कॉपी पे रोमेश दवे साहब के साइन है। But आज लगा नहीं. उन्हीं So उससे we don't have a copy with us. तो इसमें माइलॉर्ड मैंने कि इन्होंने जो है इनसे डॉक्यूमेंट मांगे कि ये मानते या नहीं मानते, कोर्ट पर है। We have gone through this order also passed by this court. और माइलॉर्ड ये इसमें जो सिंगल बेंच का जजमेंट और कंसीडर कर लीजिए, क्योंकि उसमें क्लियर कट पूरा दिया हुआ है। जो अभी जो जजमेंट इन्होंने पेश किया हुआ उसमें इसकी ये सुपरवाइजर कैपेसिटी क्लियर कट सारी बातें लिखी हुई है और सेल्स प्रमोशन एंड एम्प्लॉय अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित नहीं किया गया, ये इसमें लिखा हुआ है। We will dispose of this petition. माइलॉर्ड मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैंने सारी चीजें अपील में ही लिख के दी हुई है, उसको कंसीडर करते हुए माइलॉर्ड। और अगर कोर्ट पे भी चाहे तो मुझे माइलॉर्ड की मुझे मतलब सैलरी अलाउंस और मैं कल से ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ माइलॉर्ड। सर मेरा 46 से योगेश सिंह चौहान से इंटास का सर इसमें एक बात ये है सर कि जब मैं अपीलेंट बनकर केस लगाता हूँ, मान लीजिए मैंने लेबर कोर्ट में केस लगाया 2014 में, मेरा केस आया। सामने कौन है? सर ये 2014 में केस लगाया तो 2019 में मेरा निर्णय आया सर। कंपनी ने फिर अपीलेंट बनकर सिंगल बेंच में लगाया तो 3 महीने में सर उनका जजमेंट दिया गया। और फिर जब मैंने डीपी में लगाया सर तो आज 3 साल हो गए सर। तो मतलब कंपनी और मतलब जो पीड़ित व्यक्ति है उसको आप सेम प्लेटफॉर्म रखते हैं सर। जब मैं लगाता हूँ तो आप मुझे निर्णय देने में 5 साल लगाते हैं, कंपनी लगाती है तो 3 महीने बाद निर्णय देते हैं। और सर इसमें मैंने 46 में मैंने आईए लगाई है स्टे एप्लीकेशन की, जबकि मुझे स्टे भी दिया नहीं गया है। सिंगल बेंच में इनको स्टे दिया गया और ना मेरी 17 भी चालू करी गई सर। ऐसा पक्षपात पूर्ण रवैया सर। आपके खिलाफ ऑर्डर पास किया है? किसने? सिंगल बेंच ने आपके खिलाफ ऑर्डर सर उसमें एरर ऑफ लॉ काम उसने किया हुआ, सिंगल बेंच ने किया हुआ है सर, क्योंकि उसने एसपी एक्ट में जो बोला गया है सर, एसपी एक्ट में सिर्फ ये बोला गया है कि 6(2) हटा नहीं है। और इन्होंने सर सिंगल बेंच ने मान लिया कि 6(2) हट गया आएगा, जो अपॉइंटमेंट लागू नहीं होगा उसको लागू कर लिया उन्होंने। तो इसमें भी ये इश्यू इन्वॉल्व है कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ही इज द वर्कमैन और नॉट दिस। हाँ सर इसमें वर्कमैन का भी है और ट्रांसफर का भी है। तो वर्कमैन मानते हुए मुझे बाहर कर दिया गया सर उन्होंने, नहीं मानते हुए। चलिए ठीक सर मेरे जो काउंसिल है बाहर है सर, अगली तारीख दी थी मुझे सुनने के लिए। हमने सुन लिया आपको भी फाइनल। तो सर मुझे स्टे दे दीजिए सर, मेरा जो आईए है सर उसमें अंदर। चलिए ठीक है, देखेंगे दोनों हट सकते।